गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ न्यू होराइजन्स। और जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और हमारा जो चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी में, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो उसमें पहला जो प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो तरह का था, आपने पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। अगर आपको ये क्लियर ना हो तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं जाके। इस चैप्टर से जुड़े 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है जिसमें न्यूट्रिशन को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक 2 तरह का न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं प्लांट, जिनमें फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये कंप्लीट होता है। आपने लास्ट वीडियो में इसको अच्छे से समझा भी था। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करने वाले ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक प्रॉपर पूरा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ, क्योंकि ह्यूमन बींग काफ़ी एवॉल्व किया हुआ एनिमल है, तो इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी फुली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन, जिसके तहत ये अपने जो फूड जो लेता है, क्योंकि हेटरोट्रॉपिक है, जाहिर सी बात है दूसरों पे डिपेंड करेगा, तो जो फूड ये हम ऑब्जर्व करते हैं बाय एनिमल्स और बाय प्लांट्स, इसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो प्रोसेस जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है उसको हम कहते हैं डाइजेशन। लेकिन ऐसे तो बात बनेगी नहीं, तो सबसे पहले हमें साइंस के हिसाब से इसकी डेफिनेशन क्या है वो मालूम होना चाहिए। तो चलिए डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं अच्छे से। गौर से देखिएगा। डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स व्हिच आर देन एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड। क्या मतलब हुआ इसका? यानी फूड जब हम लेते हैं तो फूड के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल होते हैं जिनको ब्रेक डाउन यानी तोड़ा जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में। और सिंपल सी डेफिनेशन है, हार्ड और बड़े मॉलिक्यूल फूड के हैं उनको सिंप्लीफाई करना है या ब्रेक डाउन या तोड़ना है उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ताकि ब्लड उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो अब ये होगा कैसे? जाहिर सी बात है कि इसके लिए इसको ज़रूरत पड़ेगी कुछ ऑर्गन्स की, कुछ ग्लैंड्स की, तो कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें एक बार देखना पड़ेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप बात करें कि किससे मिलकर बनता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट यानी बना होता है 2 चीज़ों का, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, 2 चीज़ें याद रखना है। फिर से एक बार दोहरा लीजिए मेरे साथ, एलिमेंट्री कैनाल और नंबर 2 पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखिए बोर्ड पे मैंने लिख रखा है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन उससे पहले एक अहम बात हमारे लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम जो फूड खाते हैं, ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो भी फूड हम खाते हैं उसके अंदर अलग अलग तरह के कंपोनेंट होते हैं जिन्हें कंपोनेंट ऑफ फूड कहा जाता है। कौन कौन से हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन और इसके अलावा मिनरल्स। तो इनमें 3 जो कंपोनेंट ऑफ फूड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम आप ज़बान पे एकदम रट लीजिए और याद रखिए वो कौन कौन से हैं। ब्लैक बोर्ड देखिए यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 ऐसे कंपोनेंट है फूड के। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो ये 3 हैं जो एनर्जी आपको प्रदान करते हैं, एनर्जी देते हैं। इनको बोल सकते हो आप कि एनर्जी गिविंग कंपोनेंट ऑफ द फूड। ठीक है, लेकिन क्या विटामिन बेकार है? क्या मिनरल्स बेकार हैं? जी नहीं, वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, या यूज़ आप नहीं बॉडी में लोगे तो आपको डिफिशियंसी डिजीजेस हो सकती हैं। इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा, या फिर हम आगे किसी वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो विटामिन्स और मिनरल्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन बॉडी को किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे टैक्सी चल रही है तो डीजल पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, बाइक्स है उसमें फिर फ्यूल चाहिए। तो आपकी जो पूरी बॉडी है जो कि सबसे डेवलप मशीन है दुनिया की, उसको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये कहाँ से आएगी? जाहिर सी बात है कि ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड है यही आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो 3 कंपोनेंट ऑफ फूड हमें याद रखने हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इनका डाइजेशन होगा किन किन चीज़ों में होगा? देखिए, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा ग्लूकोज में, प्रोटीन का डाइजेशन होगा अमीनो एसिड्स में, और फैट डाइजेस्ट होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। परेशान ना होइए, अभी आपको नाम अगर थोड़े टफ लग रहा है, धीरे धीरे वीडियो जैसे आगे बढ़ेगा सब चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और एक चीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिए
ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। डायग्राम भी है, डायग्राम की मदद से बहुत अच्छे से समझेंगे इस पूरे प्रोसेस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है दो पार्ट से। कौन कौन से? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो पहले बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो यहाँ आप बोर्ड को एक बार देखिए गौर से। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट होती है माउथ से, नंबर 1 बकल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर से एक बार इधर डायग्राम के जरिए भी देख लीजिए ये पार्ट कहाँ पे है। तो माउथ और बकल कैविटी वो इसमें डायग्राम में नहीं है, इसके बाद से यहाँ डायग्राम स्टार्ट हुआ है। फेरिंक्स, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्टमक के बाद आप देखिएगा नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हो गए। अब दूसरी चीज हमने यहाँ पे लिख रखा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कई तरह के होते हैं। कौन कौन से, इनके नाम भी एक बार सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे हैं सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, फिर से एक बार आप सुन लीजिए। सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड जो है ये आपके यहाँ पे नेक के पीछे यहाँ से सलाइवा सेक्रेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं एलिमेंट्री कैनाल की तरफ। और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड दिए हैं दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट के साथ साथ आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड से के जो वर्क है वो भी समझाता चलूँ मिक्स करके, इसीलिए डायग्राम भी बनाया गया है और इससे आपको बहुत अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट क्या है, जवाब दीजिए। अभी आपको बताया गया था क्या है, माउथ। जी हाँ, तो एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट है माउथ। माउथ क्या है? देखिए, माउथ एक ट्रांसफर स्लिट है और ये घिरा होता है लिप्स से। ये देखिए आप, माउथ है तो ये लिप्स से घिरा है। लिप्स का काम क्या है? माउथ को ओपन करना और शट यानी कि बंद करना, तो खोलना बंद करना। इसके अलावा अगर आप कुछ खाते हो फूड तो वो होल्ड कर सकते हैं, फूड को होल्ड करते हैं। ठीक है, और अंदर की तरफ धकेलने में भी मदद करते हैं। उसके बाद माउथ जो है ये कहाँ ओपन होता है? माउथ ओपन होता है एक नैरो चैम्बर में जिसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। क्या बोलेंगे? बकल कैविटी यानी कि माउथ कैविटी। इसको ओरल कैविटी भी कहा जाता है। अब ये जो बकल कैविटी है इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि आपके डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो कौन से हैं वो स्ट्रक्चर जो हमारी बकल कैविटी या ओरल कैविटी में है? चलिए जान लेते हैं उनके बारे में। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो है आपका टंग यानी आपकी ज़बान, जीभ। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है डाइजेशन के हिसाब से भी और बाकी सोशल हिसाब से भी। ज़्यादा चलती है तो लड़ाइयाँ करवाती है और कम चलती है तो दोस्तियाँ करवाती है। खैर, डाइजेशन में देखते हैं इसका क्या प्रोसेस है। तो ये जो टंग है आपकी, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। मसल्स किस टाइप की मसल से बना है? तो स्केलेटल मसल से बना हुआ है और एक बोन से जुड़ा होता है। तो टंग के ऊपर मौजूद रहती हैं टेस्ट बड्स। जी हाँ, क्या मौजूद रहती है? टेस्ट बड्स, जो कि आपको अलग अलग तरह के टेस्ट का एहसास कराती हैं। ठीक है, तो हमारे ज़बान के अलग अलग हिस्सों से हमें अलग अलग टेस्ट का मज़ा मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर एंड से क्या मिलता है। तो एंटीरियर एंड यानी कि आगे वाला जो हिस्सा है वहाँ से आपको मिलेगा मीठा स्वाद यानी कि स्वीट टेस्ट। उसके बाद पोस्टीरियर यानी जो पीछे का हिस्सा है ज़बान का, वहाँ से आपको स्वाद मिलता है बिटर टेस्ट का यानी कि कड़वे स्वाद का। जब कुछ खाते हो तो थोड़ी देर बाद आपको कड़वा लगता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे सोर टेस्ट यानी खट्टा स्वाद। ये आपको ज़बान के इस इलाके से यानी कि साइड में स्थित टेस्ट बर्ड से मिलता है। तो ये थी ज़बान में मौजूद टेस्ट बर्ड। अब ज़बान का फंक्शन यानी टंग का फंक्शन क्या है? तो जब हम खाना खाते हैं तो टंग एक स्पून की तरह काम करती है, चम्मच की तरह, जो फूड को स्वेलो करने में भी आपको हेल्प करती है। इसके अलावा सलाइवा मिक्स करती है खाने में और खाने की जो लुब्धी बनती है मुंह के अंदर, जब टीथ उसे चबाते हैं तो उसको रोल करती है ताकि टीथ के अंदर नीचे अच्छे से ये फूड जो है च्यूई हो सके, चबा सके जिसको हम। तो ये हमारी टंग का बहुत अहम रोल है। अब आते हैं हम बकल कैविटी के नंबर 2 स्ट्रक्चर पे। जी हाँ, नंबर 2 पे मौजूद होते हैं टीथ। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे टीथ की।
टीथ आपकी ओरल कैविटी में मौजूद एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर जो टीथ निकलते हैं वो एक टाइम के बाद गिर जाते हैं, जिनको दूध के दांत हम बोलते थे बचपन में, या मिल्क टीथ कहा जाता था। तो इनका नंबर होता है 20, और इसके बाद जो हमारे टीथ आते हैं उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो डाइजेशन में टीथ का क्या रोल है? तो डाइजेशन में टीथ जो है ये फूड का मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं। जी हाँ, मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं। आप जो है टीथ का जो एक 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं, ह्यूमन टीथ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ह्यूमन डाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसको स्क्रीन पे आप देखिएगा कि टीथ जो है हमारे ये थिकोडोंट, हेट्रोडोंट और डाइफोडोंट होते हैं। तो थिकोडोंट का मतलब हुआ कि बोनी सॉकेट में हमारे टीथ होते हैं। दूसरे नंबर पे हेट्रोडोंट का मतलब हुआ कि 4 तरह के टीथ होते हैं हमारे। इसके बाद डाइफोडोंट का मतलब हुआ कि लाइफ स्पैन में हमारी ज़िंदगी में 2 बार टीथ निकलते हैं। तो ये थी इनकी क्वालिटी। अब बात करेंगे कि टीथ होते कितने तरह के हैं। तो ये आपने कई बार पढ़ा होगा कि ह्यूमन टीथ 4 तरह के होते हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले जानने के लिए आपको देखने होंगे अपने 2 जॉज, हमारे 2 जबड़े या 2 जॉज होते हैं, ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है। तो इन दोनों में से जो अपर जॉ है ये फिक्स होता है, ये मूव नहीं कर सकता दाएं बाएं ऊपर नीचे। लोअर जॉ मूव कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी एक जॉ को हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने वो अपर जॉ को ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स है। अब इसमें आप इस जॉ को हाफ पार्ट में बांट लीजिए, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर। तो इस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि ह्यूमन टीथ कितने तरह के होते हैं और कहाँ पे होते हैं। हमारे जो 2 आगे के टीथ हैं इनको हम बोलेंगे इंसीजर टीथ। ठीक है, इंसीजर टीथ का काम क्या है? बाइट करने का काम है। ठीक है, ये बाइट करने के लिए काम आते हैं, काटने के काम आते हैं। इसके बाद आप बगल में बढ़ोगे तो एक ड्रैकुला टाइप का टीथ दिखेगा आपको, नुकीला टीथ, जिसको हम बोलते हैं कैनाइन टीथ। ठीक है, इसका काम चीरने फाड़ने का है। कुछ बड़े एनिमल आपने देखे होंगे लॉयन टाइप के, जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, उनमें ये टीथ काफ़ी डेवलप होते हैं। इसके बाद आप पीछे की तरफ और आगे जाओगे तो आप देखोगे 2 और टीथ आपको मोटे मोटे टीथ हैं जो खाना जो है पीसने का काम करते हैं, च्युइंग करने का काम करते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रीमोलर टीथ। ठीक है, और फिर लास्ट में आप बढ़ेंगे सबसे आखिर की तरफ तो 3 टीथ आपको दिखाई देंगे, जायंट टीथ, बड़े बड़े टीथ, जिनका काम है ग्राइंडिंग ऑफ फूड, खाने को अच्छी तरीके से पीस देना। इनको हम बोलते हैं मोलर टीथ। ठीक है, तो अब आप देखो कि फिर से एक बार कि हाफ जॉ जो था पहले 2 आए, उसके बाद पहले 2 इंसीजर, फिर एक कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर और फिर 3 मोलर। तो इस हिसाब से ह्यूमन डेंटल फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल है, 2 1 2 3, और उसको नीचे डिवाइड कर दीजिए। देखिए स्क्रीन पे मैं फार्मूला आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहा होगा, 2 1 2 3 2 1 2 3। ठीक है, ये ह्यूमन डेंटल फार्मूला है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है, नीट वगैरह में भी पूछा जाता है, बहुत सिंपल है इसको याद करना। तो ये था ह्यूमन टीथ के बारे में बातचीत। अब आपको समझ में आ गया होगा ह्यूमन टीथ का फंक्शन क्या होता है, हमारी डाइजेशन के प्रोसेस में ये कितने तरह के होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं। तो चलिए अब ओरल कैविटी यानी बकल कैविटी के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड की तरफ। यहाँ पे हमने लिखा था सैलिवरी ग्लैंड एक तरह का डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो सैलिवरी ग्लैंड यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया कि इनके नंबर कितने होते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो सैलिवरी ग्लैंड पेयर में पाए जाते हैं और 3 पेयर्स इनके जो है वो नंबर में होते हैं। इनका काम क्या है? सलाइवा सिक्रीट करना। सलाइवा हमारे फूड में आके मिलती है, आपको मालूम है सलाइवा को हिंदी में लार कहते हैं। जब ये खाने में मिलती है तो थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है, खाने का हल्का सा मीठा हो जाता है। तो सलाइवा के अंदर एक खास एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी इमाइलेज। जी हाँ, सलाइवरी इमाइलेज। अगर आपने ये नाम नहीं सुना तो आपने टाइलिन नाम जरूर सुना होगा। दोनों ही नाम एक ही एंजाइम के हैं, सलाइवरी इमाइलेज को ही टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। अब हमने इससे पहले पढ़ रखा था कि 3 कंपोनेंट ऑफ फूड है जिनका यहाँ पे डाइजेशन होना है। सबसे पहले था कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और फैट। तो अब आ गया है नंबर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का, यानी नंबर 1 जो फूड यहाँ हमने लिख सकता था कार्बोहाइड्रेट। ये डाइजेस्ट होगा, कौन डाइजेस्ट करेगा? सलाइवा से निकलने वाला सलाइवरी इमाइलेज एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज। स्क्रीन पे देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। स्क्रीन पे जो डायग्राम है इसमें आप देखें कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है ग्लूकोज में। कौन कर रहा है? सलाइवरी इमाइलेज एंजाइम। इस तरीके से आपने देखा कि सलाइवा जो है वो डाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा निभाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पार्ट की। आइए डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पे लिखा हुआ है फेरिंक्स। तो फेरिंक्स क्या है?
देखिए बकल कैविटी जो है वो आगे बढ़कर एक नैरो चैम्बर में आगे खुल जाती है, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या फेरिंग्स डायलेशन करता है? नहीं, फेरिंग्स के अंदर कोई डायलेशन नहीं होता, लेकिन फेरिंग्स एक रास्ता प्रोवाइड करता है फूड को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इसके बाद इसको जाना है ईसोफेगस यानी फूड पाइप में। तो फेरिंग्स से फूड के अलावा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, कई एग्जाम में पूछा गया है, फेरिंग्स फूड के अलावा एयर को भी पैसेज देता है, इसीलिए इसे बोला जाता है कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। ये किसी एग्जाम में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए। तो फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब फेरिंग्स आगे जाकर ओपन होगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस आप यहाँ देख रहे हैं, ईसोफेगस क्या है? एक 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है। ईसोफेगस को एक और नाम से भी जाना जाता है फूड पाइप। ईसोफेगस में डाइजेशन होता है? नहीं, यहाँ पर भी डाइजेशन नहीं होता। फिर इसका फंक्शन क्या है? तो ईसोफेगस जो है, इसकी जो मसल है एक रिदमिक रिएक्शन करती है, यानी कि कुछ इस तरीके से इसकी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, सिकुड़ती हैं और फिर ये लूज पड़ जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, जिसके वजह से ईसोफेगस में मौजूद जो फूड है उसको आगे की तरफ धक्का लगता है और वो ईसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक की तरफ बढ़ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है, जिसकी वजह से फूड आगे की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस प्रोसेस का नाम लिख के आ रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, अब फूड कहाँ जाएगा? ईसोफेगस से होता हुआ फूड पहुंचता है स्टमक में। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे स्टमक। तो स्टूडेंट्स, फूड पहुंच चुका है स्टमक में। ठीक है, स्टमक एक स्वेलन स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, काफी मस्कुलर स्वेलन स्ट्रक्चर है स्टमक। तो स्टमक में हमारा फूड पहुंच गया और ये जो पार्ट है ये डाइजेशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब स्टमक के अंदर आप देखोगे तो यहाँ जो इसकी लाइनिंग है, जो वॉल है, यहाँ से एक खास तरह का डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पे हमने इसका नाम भी लिख रखा है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है, इसके अंदर 3 बहुत अहम कंपोनेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में बहुत अहम रोल निभाने वाले हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे HCl, नंबर 2 पे आपका पेप्सिन एंजाइम है और नंबर 3 पे है म्यूकस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ये तीनों डाइजेशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इनका फंक्शन भी देख लेते हैं और ये किस काम आते हैं। पहली बात करते हैं HCl की। केमिस्ट्री के जितने स्टूडेंट्स हैं HCl सुन के उनके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जी हाँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमारे स्टमक में क्या कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और इसका काम होता है फूड को एसिडिक बनाना। क्यों ये फूड को एसिडिक बना रहा है? तो इसका जवाब छुपा हुआ है ट्रिप्सिन के पास, सॉरी पेप्सिन के पास। पेप्सिन जो कि यहाँ पे मौजूद एंजाइम है, गैस्ट्रिक जूस से सिक्रीट हो रहा है। पेप्सिन की एक शर्त होती है, वो फूड को तभी डाइजेस्ट करेगा जब उसका मीडियम एसिडिक हो। तो उसकी इस शर्त को पूरा करता है HCl, वो फूड के मीडियम को एसिडिक बना देता है और जिसके बाद पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पाचन करता है, यानी कि पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन। अच्छे से दिमाग में याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया था, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज ने किया था। अब प्रोटीन नंबर 2 पे इसका डाइजेशन होगा, कौन कर रहा है? पेप्सिन कर रहा है। ठीक है, P से प्रोटीन, P से पेप्सिन। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा पेप्सिन, लेकिन शर्त क्या है कि फूड एसिडिक होना चाहिए। शर्त को कौन पूरा करेगा? HCl। अब बची म्यूकस, 3rd नंबर पे। म्यूकस का क्या काम है? जाहिर सी बात है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे स्टमक को नुकसान पहुंच सकता है। तो स्टमक की जो लाइनिंग है उनको HCl से नुकसान ना पहुंचे, इस चीज को सिक्योर करना काम होता है म्यूकस का, यानी म्यूकस HCl के हार्मफुल इफेक्ट से स्टमक को बचाता है। ठीक है, तो अब अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं किस तरीके से पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा और डाइजेस्ट करके बनाएगा अमीनो एसिड। तो 2 कंपोनेंट हमारे डाइजेस्ट हो चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अब स्टमक से होता हुआ जो खाना है, यानी आपका जो फूड है, वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो लगभग 6 मीटर के आसपास होती है।
आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है पूरी वो 30 फीट या 9 मीटर लंबी हो सकती है और उसमें से 6 मीटर का जो एरिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन घेरती है। आपने देखा होगा कि हीटर की प्लेट होती है, उसमें नाइक्रोम का बना तार होता है। अगर तार खोल दीजिए बहुत दूर तक लेंथ तक वो जाएगा, लेकिन जब तक वो हीटर की प्लेट के अंदर कॉइल है तो छोटी सी जगह में आ गया। इसी तरह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कॉइल होती है, कम जगह घेरती है, इसीलिए इसका नाम आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जगह ज़्यादा घेरती है, लेंथ में कम होती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। स्क्रीन पे आप देखिए ये 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट हैं। अब यहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होना है। ठीक है, क्या होना है? फूड का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन होने से पहले जरा यहाँ पे गौर करिएगा कि 2 ग्लैंड आपको दिख रहे होंगे, लीवर और पैंक्रियास। जी हाँ, इनका जिक्र मैंने बीच में क्यों किया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन होगा उसमें अहम रोल निभाते हैं लीवर और पैंक्रियास। लीवर क्या है? इसको याद रखिए कि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है लिवर। लिवर से 2 चीज़ें निकलेंगी। कौन कौन सी चीज़ें? बाइल जूस, बाइल सॉल्ट। क्या क्या निकलेगा फिर से? बाइल जूस, बाइल सॉल्ट। कहाँ से निकलेगा? लिवर से। पैंक्रियास से क्या आएगा? पैंक्रियास से 2 एंजाइम आएंगे, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज। ठीक है, ये दोनों कहाँ पहुंचेंगे? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर डाइजेशन आगे का शुरू होगा, लेकिन पैंक्रियास से जो 2 एंजाइम आए हैं, कौन कौन से? ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अभी आप बोलेंगे सर पेप्सिन तो डाइजेस्ट कर चुका है, तो कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ था। पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, कंप्लीट नहीं। जो बचा कुचा प्रोटीन है उसको ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, नाम सुनने में राइमिंग कर रहे हैं, दोनों ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। लाइपेज का काम क्या है? लाइपेज एक फैट डाइजेस्टर है, फैट को डाइजेस्ट करेगा। खाने में मौजूद जो फैट है, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, उसको डाइजेस्ट करेगा। लेकिन इन दोनों की भी एक शर्त है यहाँ पर। अब क्या शर्त है सर? तो शर्त ये है कि खाने का जो मीडियम है वो एल्केलाइन यानी बेसिक होना चाहिए। आप जानते हैं कुछ देर पहले HCl ने खाने का मीडियम एसिडिक बनाया था, अब ये पलट गए 180 डिग्री। ये चाहते हैं कि एल्केलाइन यानी बेसिक हो जाए मीडियम। तो उसके लिए क्या, कैसे, कौन हेल्प करेगा? तो वहाँ पर हेल्प करता है लिवर से निकलने वाला बाइल जूस। जी हाँ, बाइल जूस का काम है कि खाने के मीडियम को वो बेसिक कर देगा। ठीक है, तो खुश हो गए ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब बाइल सॉल्ट बचा, ये क्या करेगा? तो बाइल सॉल्ट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करने वाला है, तो फैट बड़े बड़े मोटे मोटे टुकड़े, उसके फूड जो ग्रेन्यूल्स है, फैट के ग्रेन्यूल्स, उनको बाइल सॉल्ट छोटे छोटे फैट ग्रेन्यूल्स में तोड़ देगा। ठीक है, बड़े बड़े फैट ग्रेन्यूल्स टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों यानी ग्रेन्यूल्स में तोड़ेगा। कौन? बाइल सॉल्ट। और इस प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब ये छोटे छोटे जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, टुकड़े हैं, इनको लाइपेज बहुत आराम से डाइजेस्ट कर लेगा। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एक डायग्राम जिसके तहत आपको बताया जा रहा है कि जो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम है ये डाइजेस्ट कर रहा है किसको? प्रोटीन को। देखिए इसको सही से। और दूसरे पे आप देख रहे होंगे कि ये लाइपेज एंजाइम डाइजेस्ट कर रहा है फैट को। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, और आपका जो लाइपेज है ये फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है फैट को। किसमें चेंज करता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि फूड में मौजूद 3 कंपोनेंट जो थे, जो एनर्जी गिविंग, उनका डाइजेशन हो गया है, सिंप्लीफिकेशन हो गया है। कौन कौन से वो थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो इस तरीके से एनर्जी गिविंग जो प्रोडक्ट थे, कंपोनेंट थे, उनका डाइजेशन हो गया। अब आगे हम बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि ये जो फूड है, जो वेस्टेज है, जो भी वेस्ट पड़ा है, लेकिन अभी इसका आगे कैसे क्या कैरी होगा। तो यहाँ से जो फूड है वो आगे बढ़ेगा और अब वो इंटेस्टाइन में ही, अभी फिलहाल इंटेस्टाइन में बात कर रहे थे कम कि ये तीनों चीज़ें डाइजेस्ट हो गई। तो इंटेस्टाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। डायग्राम को देखिए, इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे जो है, इनर लाइनिंग पे मौजूद होते हैं विली। जी हाँ, क्या नाम है? विली। विली क्या करते हैं?
विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उंगलियों की तरह प्रोजेक्शन है। इनके वजह से इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है ये इंक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से इंटेस्टाइन में मौजूद ब्लड वेसल अच्छे से इन कार्बोहाइड्रेट और जो ये डाइजेशन हुआ है प्रोटीन और फैट का, इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ब्लड वेसल जो इंटेस्टाइन में मौजूद है वो एब्जॉर्ब कर लेंगी डाइजेस्ट फूड को विली की वजह से। विली क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इस डायग्राम के तहत आपने इसको देख लिया होगा। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड वेसल ने एब्जॉर्ब कर लिया, ये इसको लेकर पहुंचेंगी कहाँ? सेल में। सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगा जहाँ फूड को जलाया जाएगा और उसके बदौलत एनर्जी आपको मिलेगी। इसको हम वहीं छोड़ देते हैं। हम अभी वेस्ट को ठिकाने लगाते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो डाइजेशन हो गया उसके अलावा, वो अब कहाँ जाएगा? तो आगे देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ जाके जुड़ी है लार्ज इंटेस्टाइन में। जी हाँ, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये लगभग 1.5 मीटर लंबा स्ट्रक्चर है, जो कि आप बोल सकते हो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट स्ट्रक्चर है। अब इसके भी 3 पार्ट होते हैं। स्क्रीन पे आप देखिएगा, इसके 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम से जुड़ा हुआ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नीचे निकला होगा, एक वेस्टिजियल ऑर्गन, इसको अपेंडिक्स कहा जाता है। जल्दी से इसमें जो डाइजेशन होता है उसको समझ लेते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसमें भी विली प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विली है ये वेस्ट जो आ रहा है हमारा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ से आगे पहुँचता है ये जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड यानी वेस्ट है रेक्टम में, सेमी सॉलिड फॉर्म में है, अब ये बेकार हो गया है, बॉडी से इसको बाहर फेंकना है। तो वहाँ से ये पहुँचेगा रेक्टम में और रेक्टम से फिर एनस के थ्रू इसे बाहर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा बॉडी से, कहाँ? एनस के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हो गया डाइजेशन का हमारा जो पूरा प्रोसेस था कंप्लीट हो गया। वेस्ट इजेक्ट हो गया बॉडी से, डाइजेस्टिव पार्ट जो है वो ब्लड प्लाज्मा में एब्जॉर्ब हो गए, वहाँ के जरिए सेल तक पहुँच गए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमने इसमें जिक्र की थी, अपेंडिक्स। तो चलते चलते अपेंडिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। जी हाँ, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। हमारी बॉडी में 100 से ऊपर ऐसे ऑर्गन है जो कभी काम आते थे लेकिन आजकल वो किसी काम के नहीं रहे। लेकिन अपेंडिक्स को लेकर साइंटिस्ट की 2 थ्योरीज है। पहली थ्योरी ये कहती है कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है और हमारे जो पूर्वज एंसेस्टर्स थे वो रॉ फूड खाते थे, कच्चा फूड खाते थे, जिस वजह से इसके अंदर मौजूद हार्ड एंजाइम उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते थे। दूसरी थ्योरी ये कहती है, जो कुछ साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो आपकी अपेंडिक्स है इसके अंदर गुड बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। जब हमें कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, इंटेस्टाइनल या डायरिया वगैरह होता है, उसके बाद ये इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं। कौन? गुड बैक्टीरिया जो अपेंडिक्स में पाए जाते हैं, और इस तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और हमें हेल्दी बनाए रखते हैं। तो ये 2 तरीके से लोग मानते हैं। इसके बारे में आप गूगल में और जानकारी देख सकते हैं। ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। चलते चलते मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हर्बीवोर्स में इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है, जबकि कार्निवोर्स जो फ्लैश खाते हैं, जो मीट खाते हैं, उनके अंदर मीट को, फ्लैश को हजम करना सेलुलोज के मुकाबले आसान है। इसलिए कार्निवोर्स की जो इंटेस्टाइन है स्मॉल, वो इसकी लेंथ कम होती है। इसके अलावा सलाइवा एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है, हमारी जो फूड के अंदर मिक्स होती है, बैक्टीरिया वगैरह को किल करती है। ठीक है, इसके अलावा फूड को जब हम खाने को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है, जो कि एक रिफ्लेक्स एक्शन या इनवॉलेंट्री मसल्स एक्शन का जो है एक नतीजा है। तो ये था आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर कहीं पे आपको कोई खामी लगी या आपके मन में कोई सवाल उठाए तो बिल्कुल क्वेश्चन करिएगा और सवाल करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो ये था आपका पूरा न्यूट्रिशन प्रोसेस, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हमें करना होगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी कि हम बात करेंगे हार्ट की, ब्लड की, इन तमाम चीज़ों की। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।